नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। सबसे पहले तो आपको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम बात करेंगे भारत जिनके नाम पर शिक्षक दिवस मनाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में। इनकी जीवनी को समझने का हम यहाँ पर प्रयास करेंगे। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर्सन स्पेसिफिक न्यूज़ में इसके बारे में पूछ लिया जाता है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि यूपीएससी में और जो हमारा जीएस का सब्जेक्ट होता है, जिसमें कि जो कि राष्ट्रपति हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है। पिछले जो राष्ट्रपति रहे हैं, उपराष्ट्रपति रहे हैं, उनके बारे में जानकारी पूछ ली जाती है। तो आपको बता दें कि यह भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हुआ करते थे। और हम देख सकते हैं कि दूसरे राष्ट्रपति हुआ करते थे। आइए पढ़ते हैं इनके बारे में और समझने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे क्या गुण थे इनके अंदर जिनके कारण क्या हमारा जो शिक्षक दिवस है वह मनाया जाता है। आइए देखें थोड़ी सी इनके जन्म से रिलेटिव जानकारी के बारे में। तो इनका जन्म है वह 5 सितंबर यानी आज ही के दिन 1888 में हुआ था। और हम देख सकते हैं कि इनका जो स्वर्गवास है 1975 में हुआ। अच्छी आयु लेकर बहुत सारे काम करके इन्होंने अपना जो है देवलोक को गमन किया। और हम यहाँ पर समझना चाहते हैं कि इनके बारे में क्या क्या ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो इनके लिए महत्वपूर्ण है, जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले आप बेसिक जानकारी लीजिए। यह भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का सभापति होता है। जो हमारी संसद है, जिसके बारे में हम बहुत से व्याख्यान कर चुके हैं, और उसमें हमने देखा कि उपराष्ट्रपति यानी राज्यसभा का सभापति होता है, जो कि हमारा राज्यसभा होती है उसमें लीडर का वो कि अध्यक्ष का कार्य करता है। तो हम देख सकते हैं कि भारत में यह 1952 से लेकर 1962 तक रहे। और इस समय पर किसकी सरकार हुआ करती थी? कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर प्रधानमंत्री हुआ करते थे। अब हम देख सकते हैं कि यह भारत के राष्ट्रपति भी रहे और दूसरे राष्ट्रपति के तौर पर इन्होंने अपनी शपथ ली। भारत रत्न की बात करें तो 1954 में इनको भारत रत्न से अलंकृत किया गया। इनके जन्म पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और हम देख सकते हैं कि इनके द्वारा जो बात कही गई, इन्होंने बहुत सी जो कि उपाधियां हैं वह धारण की। इनके द्वारा जो कि ब्रिटिश काल जो भारत में चल रहा था, उस समय पर भी इनके लिए उपाधियां दी गईं। और इसके बाद हम देख सकते हैं कि जब यह उपराष्ट्रपति के तौर पर कार्य करते हैं और भारत रत्न भी इनको मिलता है, तो सारी पदवियां होने के बाद भी इनसे पूछा जाता है कि आप किस रूप में अपने आप को जानना चाहते हैं, यानी दुनिया को या आप किस रूप में चाहते हैं कि लोग आपको किस रूप में जानें। तो उनके द्वारा कहा गया कि मैं अपनी जो छवि है वह शिक्षक के रूप में देखता हूँ, और शिक्षक के रूप में मैं भविष्य में जानना चाहता हूँ। इनके बारे में और जानकारियाँ, संस्कृति के संवाहक यानी जो भारतीय संस्कृति है इससे जुड़े हुए इनके बारे में इन्होंने बहुत से शोध किए। दर्शन के शिक्षक हुआ करते थे। आगे जैसे ही वीडियो जाएगी आप इनके बारे में बहुत सी जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रख्यात शिक्षाविद, इनकी शिक्षा यानी टीचिंग इतनी पॉपुलर थी कि विदेशों में तक यह इन्होंने अपनी शिक्षा का संवाहन किया है। और हम देख सकते हैं महान दार्शनिक। दर्शन शास्त्र की जो बात होती है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बहुत से रिलीजन होते हैं, बहुत से धर्म होते हैं, उनकी प्रमुख बातों के बारे में दर्शन शास्त्र के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। तो महान दार्शनिक हुआ करते थे और आस्थावान हिंदू विचारक हुआ करते थे। और आस्थावान हिंदू विचारक किस प्रकार से यह हुए, किस प्रकार से इनका जीवन चला, उनके बारे में हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। अब हम जन्म और इसके परिवार के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो इनका जन्म हुआ मद्रास प्रेसिडेंसी के चित्तूर जिले में, यानी जो मद्रास आज के हम देख सकते हैं कि जो मद्रास प्रेसिडेंसी जो कि ब्रिटिश काल में हुआ करती थी, तो उस समय पर इनका जन्म हुआ। और हम देख सकते हैं इनके पिता का नाम सर्वपल्ली तथा माता का नाम सीतारम्मा हुआ करता था। अब हम देख सकते हैं कि पिताजी जो इनके हुआ करते थे, काफ़ी पारिवारिक स्थिति बहुत ही ठीक नहीं थी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इनकी 6 संतानें हुआ करती थी, जो सर्वपल्ली जी हुआ करते थे। 6 संतानों में 1 पुत्री थी और 5 भाई थे। और जो हमारे जो सर्वपल्ली जी हैं, यह दूसरे नंबर के पुत्र हुआ करते थे। इनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। और हम देख सकते हैं कि मद्रास प्रेसिडेंसी में इनके जो पिता थे सर्वपल्ली, वह जो कि राजस्व विभाग में कार्य किया करते थे। आगे देखते हैं।
विद्यार्थी जीवन पर हम जाएं तो विद्यार्थी जीवन पर हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इनका व्यक्तित्व रहा। जो इनका व्यक्तित्व निखर कर रहा है उसमें विद्यार्थी जीवन का बहुत ही प्रभाव रहा। हम देख सकते हैं कि इनका जो बचपन है तिरुपति जैसे धार्मिक स्थानों पर व्यतीत हुआ। तो हमें यहाँ से समझना चाहिए, आपको एक सीधे तौर पर मैं बात बता दूं कि भारत में कुछ ऐसे स्थान हुआ करते हैं जहाँ पर आपका माइंड सेट बहुत ही अच्छी तरीके से विकसित होगा। तिरुपति जैसी जगह जहाँ पर बहुत ही सीधे साधे लोग रहते हैं और यहाँ पर कल्चर देखी जा सकती है। तिरुपति के बारे में मैंने अपना जो 1-2 दिन पहले एक व्याख्यान लेकर आया हूँ उसके बारे में मैंने जानकारी दी है कि किस प्रकार की यहाँ पर कल्चर हुआ करती है और किस प्रकार की टीचिंग्स यहाँ के बच्चों को दी जाती है। हम देख सकते हैं कि ऐसे स्थानों पर इनका जो समय है वह व्यतीत हुआ जो कि रिलीजन से जुड़े हुआ करते थे। आप देख सकते हैं कि आप जैसे ही उस क्षेत्र में जाएंगे आपको बिल्कुल सादगी भरा जीवन देखने को मिलेगा और सात्विक भोजन खाने को मिलेंगे। तो इस प्रकार के वातावरण में इनका जो कि बचपन था और जो कि विद्यार्थी जीवन था वह व्यतीत हुआ। अब हम देख सकते हैं कि इसके अलावा 1986 से लेकर 1900 तक जो इसका समय रहा, यह लूथन स्कूल तिरुपति में इन्होंने अध्ययन किया। तो हम देख सकते हैं कि इनका जो अध्ययन हुआ वह यहीं पर भी हुआ। आगे देख सकते हैं कि मद्रास कृष्ण विद्यालय से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की तथा इसी बीच इन्होंने स्वामी विवेकानंद जैसे महान विचारकों के बारे में अध्ययन किया। अब जैसे ही यहाँ की लाइब्रेरी को देखेंगे तो ऐसे जो विचारक रहे वहाँ पर जो स्वामी विवेकानंद जी हुआ करते थे उनके बहुत से जो कोई इनके समय पर यहाँ पर बहुत सारा प्रचार किया गया था और इनके समय की बहुत सी पुस्तकें यहाँ पर लाइब्रेरी में देखने को मिलेंगी। तो हम देख सकते हैं कि जैसे ही अब यह लाइब्रेरी में जाते हैं शिक्षा प्राप्त करते हैं तो ऐसे महापुरुषों के बारे में यह अध्ययन करते हैं। आगे देखते हैं 1902 में मैट्रिक की परीक्षा में उत्तीर्ण की व यहीं से इनको छात्रवृत्ति मिलना प्रारंभ हो गई। शिक्षा से जैसे ही आपको इनकम प्राप्त होती है और आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आपको प्रोत्साहन, यदि आप यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं और किसी तरह से आप कोई भी टेस्ट देते हैं उसमें जैसे ही आप पास होते हैं या अच्छे अंक आते हैं तो आप अपने आप से उत्साहित होंगे और आपकी रुचि उसमें बढ़ने लगेगी। और जैसे ही यह मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं तो इनको यहाँ से छात्रवृत्ति मिलती है। 1904 में कला संकाय की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण आते हैं। 1918 की बात करें तो मैसूर विद्यालय में सहायक प्राध्यापक के तौर पर यह नियुक्त किए जाते हैं। और आगे देखें, डॉक्टर राधाकृष्णन ने दुनिया को भारतीय दर्शन से परिचित कराया। यानी भारतीय दर्शन पर जो भी लेख लिखते थे और इनके जो टीचर्स हुआ करते थे तो इनके द्वारा बहुत ही विकसित तरीके से इस चीज़ का अध्ययन किया जाता था। मान लो कि कोई भी ज्ञान हो उसको इकट्ठा करना, एक साथ लाना। जैसे मान लो हिस्ट्री के आपको बहुत सारे व्याख्यान मिलेंगे और उन्हीं व्याख्यानों में आप देखेंगे कि जैसे ही आप 1-2 व्याख्यान देखते हैं उसके बाद आपको जो ज्ञान प्राप्त होगा उसके लिए कोई पेड कोर्स होगा या कुछ भी होगा तो यहाँ पर थोड़ा सा लालच आ जाता है। और ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं कि उन चीज़ों को पढ़ना उतने अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाते या उनको विकसित तरीके से पूरी तरीके से इकट्ठा नहीं कर पाते। तो इनके द्वारा जो इनका स्वभाव हुआ करता था, लोगों को सिखाने की नीति हुआ करती थी। तो दर्शन की ऐसी बहुत सी बातें हैं जो इन्होंने इसका प्रचार किया और दुनिया को भारतीय दर्शन से परिचित कराया कि किस प्रकार के यहाँ से रिलीजन हुए, उनका ओरिजिन हुआ, इनकी टीचिंग्स क्या है। इनके द्वारा यह माना जाता था कि जो हमारे यहाँ पर विभिन्न प्रकार के धर्म हैं सभी में अच्छी बातें हैं। इन्हीं की टीचिंग्स को फॉलो कर अच्छी बातों को लेकर समाज को आगे बढ़ना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में हो चुका था और 1903 में इनका विवाह हो चुका था। 1908 में हम देखें कि इनकी पुत्री होती है जिसका नाम सुमित्रा हुआ करता था। अब हम देखते हैं कि विवाह के बाद हम देख सकते हैं कि जो आपका सामान्य जीवन होता है विवाह के बाद परिस्थितियां बदल जाती हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना अध्ययन करते हैं और विवाह के बाद अध्ययन करना बंद कर देते हैं या फिर अपनी दिशा ही बदल लेते हैं, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं हुआ। विवाह का कोई भी इन पर प्रभाव नहीं पड़ा। हम देख सकते हैं कि इन्होंने विवाह के बाद स्नातकोत्तर यानी जो कि अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की परीक्षा होती है वह उत्तीर्ण की। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इन्होंने पास ही नहीं की, उसमें उत्तीर्ण भी किया। अध्ययन के दौरान यह
बच्चों को कोचिंग पढ़ाकर अपना खर्चा चलाया करते थे। अब रिसोर्सेज की कमी होती है। आप जैसे ही अध्ययन करते हैं तो आपके समय पर जो एज होती है, यदि आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो दो वजह होती हैं। आपको साथ में पढ़ना होता है और पढ़ाई के लिए खर्चे भी आते हैं, और आपकी एज ऐसी हो जाती है जिस एज में आप ना तो घर वालों से उतना पैसा मांग सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि घर वालों की स्थिति कैसी है, और दूसरी यह बात होती है कि आपको स्वयं से ही ऐसा लगता है कि कुछ करना चाहिए। तो यह भी इसी समय पर क्या करते हैं, कोचिंग पढ़ाकर बच्चों को जो टीचर के रूप में टीच करते हैं, और उनके कोचिंग से जो खर्चा होता है वह अपना वहन करते हैं। इन्होंने जो उपनिषद हुआ करते हैं, जो हमारे ग्रंथ हुआ करते हैं, उपनिषदों तथा हिंदू शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। खाली समय में यह उपनिषदों का अध्ययन करते थे तथा इनकी बातों पर लेख लिखा करते थे। आगे देखें, जीवन दर्शन के बारे में हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे कि जीवन दर्शन किस प्रकार से रहा इनका। डॉक्टर राधा कृष्णन संपूर्ण विश्व को एक विद्यालय के रूप में मानते थे। इनके रूप में जो ग्लोबल विलेज की बात होती है, पर सारे संसार को एक ग्राम के रूप में स्थापित करने की बात होती है, इनके द्वारा बहुत समय पहले ही बात कही गई थी। इन्होंने संपूर्ण विश्व को एक करने की बात की थी। इनका मानना था कि विश्व को एक इकाई मानकर शिक्षा के प्रबंध कराए जाने चाहिए। यानी यदि संपूर्ण विश्व का कल्याण आप कराना चाहते हैं तो संपूर्ण विश्व में एक प्रकार की शिक्षा आपको देनी चाहिए। इन्होंने ब्रिटेन के विश्वविद्यालय में भाषण देते हुए कहा, मानव को एक होना चाहिए। मानव के इतिहास का संपूर्ण लक्ष्य मानव जाति की मुक्ति तभी हो सकती है जब देशों की नीतियां का आधार पूरे विश्व में शांति की स्थापना करना हो या इसके लिए प्रयत्न करना हो। यानी संपूर्ण विश्व में तभी शांति आ सकती है जब इनकी ऐसी नीतियां हों जो कि शांतिपूर्ण वातावरण स्थापित करने की हों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी बात इनके द्वारा कही गई थी, जो कि वैश्विक स्तर की बात कर रहे हैं। और हम देख सकते हैं कि जैसे ही यह जो भारत की आज़ादी हुई तो इसके बाद इनके लिए राजदूत बनाकर यूएसएसआर यानी रसिया भेजा जाता है। यह अपनी बातों को लेकर बालकों को मंत्रमुग्ध कर देते थे। जिस प्रकार से यह अपनी क्लास में एंटर होते थे और जिस प्रकार से इनकी जो वाक क्षमता हुआ करती है, आपके भी जीवन में कुछ ऐसे टीचर रहे होंगे जिनकी बातें सुनना आपको अच्छा लगता होगा, जिनका पढ़ाना आपको अच्छा लगता होगा। सामान्यतः जो अध्ययन होता है वह बोरिंग टाइप होता है, यानी इसमें बच्चे ज़्यादातर कनेक्ट नहीं हो पाते, और कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं और कठिन से कठिन चीज़ों के लिए वह आसानी से समझा देते हैं। तो इसी प्रकार का व्यक्तित्व इनका हुआ करता था। उच्च नैतिक मूल्यों को जीवन में उतारने की शिक्षा अपने छात्रों को दिया करते हैं। अब आपने नैतिक शास्त्र के बारे में सुना होगा, और नैतिक शास्त्र के बारे में आपका जो जीएस का एक सब्जेक्ट होता है उसमें जो आप यूपीएससी में लास्ट जो पेपर होता है वह नैतिक शास्त्र का होता है। और नैतिक शास्त्र में जो बातें पढ़ाई जाती हैं वह मानव के मूल्यों से आधारित होती हैं। किस प्रकार से आपको रहना चाहिए, एक अधिकारी के तौर पर किस प्रकार से कार्य करना चाहिए। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि इस प्रकार की शिक्षा यह अपने बच्चों को दिया करते थे जो इनके स्टूडेंट हुआ करते थे। दर्शन जैसे गंभीर विषय पर रोचक तथा सरल बना देना, यानी आपने देखा होगा कि जो कि विकास दिव्य कीर्ति सर के आपने लेक्चर सुने होंगे, जो कि एथिक्स पर लेक्चर देते हैं, तो वह किस प्रकार से बातों को समझाते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से इनको डिफाइन करते हैं। और बच्चे मतलब मजाकिया तौर पर ऐसे सुनते सुनते उनको बहुत सारी बातें समझ में आती हैं। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि इसी प्रकार का व्यक्तित्व इनका हुआ करता था। इन्हीं कारणों से इनके जन्म दिवस पर देश में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 1909 की बात करें तो मद्रास प्रेसिडेंसी में इन्होंने दर्शन पढ़ाना यहाँ से प्रारंभ किया था। इनके मनोवैज्ञानिक एक आवश्यक तत्व के नाम से एक जो पुस्तिका है वह आपको याद रखनी है कि मनोवैज्ञानिक एक आवश्यक तत्व, यह पुस्तिका इनके द्वारा लिखी गई और उसको प्रकाशित किया गया। अब मानक उपाधियों की बात करें तो बहुत सारी उपाधियां इनके पास थी, लेकिन यह शिक्षक के रूप में जाने जाना चाहते थे। राधा कृष्णन ने अमेरिका व यूरोप से लौटने पर विभिन्न विश्वविद्यालयों की उपाधियां दी गईं। आप देख सकते हैं कि जैसे आप कोई मैच खेलते हैं या फिर किसी भी चीज़ में आपको ख्याति प्राप्त होती है, तो आपका जो राज्य होता है या आपका देश होता है, आप विदेश में कोई भी ऐसा कार्य कर आते हैं तो देश के जितने भी संस्थान हुआ करते हैं, 26 जनवरी के अवसर पर, 15 अगस्त के अवसर पर आपको मेडल्स दिए जाते हैं।
और सबको यह बताया जाता है कि यह यहाँ से इस प्रकार के कार्य करके आए हैं। तो हम देख सकते हैं कि अमेरिका व यूरोप से भारत लौटने पर जब यह भारत लौटते हैं तो भारत की जब यात्रा करते हैं तो इनको बहुत जो कि जितने भी विश्वविद्यालय हुआ करते थे जो कि शिक्षा से संबंधित कार्य किया करते थे, सभी विश्वविद्यालयों के द्वारा इनको उपाधियां दी गईं। 1929 की बात करें तो व्याख्यान देने के लिए इन्हें मैनचेस्टर आमंत्रित किया गया। 1931 की बात करें 31 से 36 तक यह आंध्र विश्वविद्यालय के चांसलर रहे। 1936 से 52 तक की बात करें तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर रहे। 1939 से 1948 की बात करें तो काशी विश्वविद्यालय BHU बहुत ही भव्य, बहुत ही विशाल विश्वविद्यालय यहाँ पर बना हुआ है, हिंदी विश्वविद्यालय के नाम से जो चर्चित है, उसमें इन्होंने चांसलर के पद पर रहे। 1946 में यूनेस्को में भारतीय प्रतिनिधि के तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज की। 1946 की बात कर रहे हैं। 1945 में क्या हुआ था, इस समय पर जो कि द्वितीय विश्व युद्ध है वह समाप्त हो गया था और समाप्त होने के बाद एक ऐसे संगठन की स्थापना की जा रही थी जो कि संपूर्ण विश्व में शांति की व्यवस्था बनाने का कार्य कर सके। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि UNSC यानी यूनेस्को का यहाँ पर उदय होता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस समय पर 193 देश हुआ करते थे, जिन देशों में हम देख सकते हैं कि भारत भी हुआ करता था और भारत की ओर से इन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज की। तो हम समझ सकते हैं कि इस समय पर भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था जिस समय पर यह यूनेस्को में अपनी हिस्सेदारी निभा रहे थे। इन्हें संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य बनाया गया। नेहरू चाहते थे कि राधा कृष्णन का जो वक्तव्य है, जो इनकी बोलने की क्षमता है, जिस प्रकार से यह बोलते हैं, की प्रतिभा का उपयोग करते हुए 14-15 अगस्त जब भारतीय संविधान को स्वीकार किया, जब भारत की आज़ादी की घोषणा की जानी थी, तो हम देख सकते हैं कि अगस्त 1947 की रात्रि को जब संविधान सभा का सत्र प्रारंभ होना था तो इनके लिए स्पीच के लिए बुलाया गया। इन्हें निर्देश दिए गए कि 12 से पहले इन्हें अपनी स्पीच को पूरा करना है और 12 के बाद में जो नेहरू जी थे उनको शपथ लेनी थी। इनकी छवि गैर पारंपरिक राजनायक के तौर पर थी। यह राजनीति में थे और जो पारंपरिक तौर पर यह इसमें एक्टिव नहीं थे। तो आप देख सकते हैं कि इनके ना तो पिता राजनीति से संबंधित थे, ना ही कोई फैमिली ऐसा बैकग्राउंड था, फिर भी यह राजनीति में गए। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इनके द्वारा किस प्रकार के कार्य किए गए। उपाधियों की बात करें तो यह कक्षा में 20 मिनट पहले, यानी हम देख सकते हैं कि 20 मिनट देर से आते थे और 10 मिनट पहले चले जाते थे। यानी इनका आप देख सकते हैं कि कोई भी टीचर यदि आप क्लास में बैठे हैं और 20 मिनट लेट आता है तो आप किस प्रकार से उसकी इमेज बनाएंगे, आप तो उसको लापरवाह समझेंगे। लेकिन हम देख सकते हैं कि 20 मिनट देर से आते थे और 10 मिनट पहले चले जाते थे, फिर भी यह जो कि छात्र थे उनके आदरणीय शिक्षक रहे। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यह यहाँ पर जो इनका जो समय रहता होगा उसमें लेक्चर लिया करते होंगे। इनका जो व्याख्यान हुआ करता था वह 20 मिनट का होता था और इनके द्वारा कहा जाता था कि 20 मिनट पढ़ाना मेरे लिए सफिशिएंट है और इतने में मैं आसानी से बच्चों को समझा सकता हूँ, और 20 मिनट में ही यह वाहवाही ले लेते थे। 1952 की बात करें तो सोवियत संघ के आते ही इन्हें उपराष्ट्रपति चुन लिया गया। यानी हम देख सकते हैं कि जब भारत आज़ाद होता है तो इनको कहाँ राजदूत बनाकर USSR भेज दिया जाता है और वहाँ पर इनको जॉब मिलती है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सोवियत से यह वापस कब आते हैं, 1952 में आते हैं। और 1952 में जैसे ही यह भारत आते हैं तो इनको उपराष्ट्रपति यानी राज्यसभा का सभापति चुन लिया जाता है। राधा कृष्णन ने राज्यसभा का पद संभाला। इनकी नियुक्ति सार्थक सिद्ध हुई। राजनीतिक बैकग्राउंड ना होने के कारण भी इनके जो निर्णय थे वह लोगों को लाभ पहुंचाने वाले थे। साथ ही दर्शन का अनुभव होने के कारण यह भी भारत के लिए लाभप्रद रहा और इस प्रकार की शिक्षित व्यक्ति यह इस पद पर आसीन हुआ। इससे भारत को बहुत सा लाभ हुआ। अब हम देख सकते हैं भारत रत्न के बारे में। तो भारत रत्न इनको किस प्रकार से प्राप्त हुआ। 1931 में इन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा सर की उपाधि दी गई। लेकिन हम देख सकते हैं कि 1931 में जो उपाधि दी गई, 1947 के बाद उपाधियों का अंत कर दिया गया। उपाधियों के अंत की बात आप आर्टिकल 18 में देख सकते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब यह उपराष्ट्रपति बने तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इन्हें महान दार्शनिक तथा शैक्षणिक उपलब्धियों के कारण देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया।
चलिए, तो इतनी सारी जानकारी हमने इनके बारे में प्राप्त की, इनकी उपाधियों के बारे में समझने का प्रयास किया, किस प्रकार से यह शिक्षा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते थे, बच्चों को किस प्रकार से यह टीच करते थे, सारी जानकारी लेने का हमने यहाँ पर प्रयास किया। और बहुत ही महान शख्सियत यह हुआ करते थे। तो हम इनके जन्म तिथि को मनाते हैं और सभी छात्रों के लिए फिर से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप ऐसे ही पढ़ते रहें, अपने जो गोल है उस पर कार्य करते रहें। कोई भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जब आप कुछ ना कुछ पढ़ें ना। आप रोज़ कुछ ना कुछ आप पढ़ते जाइए, न्यूज़पेपर्स को फॉलो कीजिए और इसके अलावा अपने अध्ययन को जारी रखिए। तो आपसे विदा लेता हूँ। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय।